नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट के द्वारा बताइए कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं गुप्त काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में से। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। दोस्तों हमने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आज पार्ट 2 में 41 क्वेश्चन से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो 41 का क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी पाल। तो दोस्तों आपको इसका आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो गुप्त काल में हुई है। और ये किसके शासन काल में हुई है? तो दोस्तों वो हुई है कुमार गुप्त के शासन काल में हुई। और कुमार गुप्त का जो शासन काल माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है 415 से 454 ईस्वी में। और नालंदा विश्वविद्यालय अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों और क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व की जो दर मानी जाती है दोस्तों आपके जो ऑप्शन में दे रखे हैं, ए उपज का चौथा भाग, बी उपज का छठा भाग, सी उपज का 8वां भाग, डी उपज का आधा भाग। दोस्तों आपका सही आंसर बताना है इसमें से। आपका जो सही आंसर है दोस्तों वो है उपज का छठा भाग माना जाता है भू राजस्व दर को। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि दर अर्थात कर, गुप्त काल में कर को भाग कहा गया है भू राजस्व की। और इससे संबंधित और भी हैं जैसे भोग कर, जो राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जियों आदि की भेंट के रूप में लिया जाता भोग। और एक था उद्रंग कर, उद्रंग जो एक प्रकार का भूमि कर था। और एक है ऊपरी कर जो एक प्रकार का भी भूमि कर माना जाता है। इस प्रकार से और अन्य कर है जैसे शुल्क है, भूतावाद, ये आदि गुप्त काल में कर थे भू राजस्व की दर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन दे रखा है, ए गुप्त काल, बी प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट, डी सातवाहन। तो दोस्तों इसमें से आपको सही आंसर बताना है। नगरों का क्रमिक पतन दोस्तों गुप्त काल में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों है गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर निर्माण किए थे उसी शासन काल में। और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान भी गुप्त वंश के शासकों ने ही दिया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? आपके ऑप्शन दे रखा, ए अशोक, बी चंद्र, सी हर्ष, डी अनंगपाल। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है चंद्र। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? ए ऑप्शन दे रखा पुष्यमित्र शुंग, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी अग्निमित्र, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपको बताना है। दोस्तों कालिदास के द्वारा जो रचित मालविका अग्निमित्र, इसका जो नायक माना जाता है वो है अग्निमित्र को। दोस्तों ये कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे, जिन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें मालविका अग्निमित्र है जिसका नायक अग्निमित्र है। और इसकी नायिका के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी नायिका है मालविका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? दोस्तों ऑप्शन में दे रखा, ए
एरन के, बी गया के, सी नालंदा के, डी प्रयाग के। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है प्रयाग। प्रयाग समुद्र की जो अधिकतर सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिला है वो प्रयाग में है। और दोस्तों इसके जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ के जो लेखक हैं, जिसको रचने वाले, वो हैं दोस्तों हरिशयन, जो इसके दरबारी कवि माने जाते थे समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, अर्थात उस शासनकाल में स्त्रियों को भी पुरुष के समान माना था। ऑप्शन दे रखा है, ए गुप्त काल में, बी मौर्य काल में, सी चोल काल में, डी इनमें से कोई भी नहीं। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो गुप्त काल। गुप्त काल में ही स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता है, इसलिए इसमें एक उक्ति भी प्रसिद्ध है संस्कृत में, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमते देवता। यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते तत्र रमते देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और अधिकतर जो संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए दोस्तों वो गुप्त काल में लिखे गए हैं, और अधिकतर जो संस्कृत के लेखक हुए, कविकार हुए, वो अधिकतर गुप्त काल में ही हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ, अर्थात हुणों का जिस समय आक्रमण हुआ था उस वक्त जो शासक था उस वक्त वो राजवंश के बारे में बताना है। ऑप्शन में दे रखा आपको, ए मौर्य, बी कुषाण, सी गुप्त, डी सुग। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो गुप्त राजवंश था, जिसके समय हुणों का आक्रमण हुआ था। उस वक्त यहाँ के जो राजवंश अत्यधिक विचलित हुए, और ये किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये कुमारगुप्त के अंतिम समय में हुआ था। कुमारगुप्त के अंतिम समय में हुआ था। और कुमारगुप्त का पुत्र था स्कंदगुप्त, इसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी। और इसकी जो वर्णन मिलता है स्कंदगुप्त द्वारा हुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने का, वो मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में। और यह जूनागढ़ अभिलेख द्वारा किसके द्वारा रचित है, रुद्रदमन प्रथम के द्वारा। और स्कंदगुप्त ने ही सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था दोस्तों। और किसके निर्देशन में, सौराष्ट्र के गवर्नर थे पर्णदत्त, जिनका पुत्र था चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, अर्थात कालिदास द्वारा लिखित जो नाटक है उनमें से जो नाटक नहीं है उसके बारे में बताना है। ए मालविकाग्निमित्र, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी विक्रमोवंशियम, डी जानकी हरणम। तो दोस्तों इसको आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों है जानकी हरणम। क्योंकि दोस्तों जानकी हरण जो नाटक है इसके जो रचनाकार है वो माना जाता है कुमारदास को। और बाकी के ऊपर के जो तीन हैं ये तीनों कालिदास द्वारा रचित हैं। और अन्य है कुमार संभव, मेघदूत, अगला प्रश्न है, अजंता गुफा से के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं, अर्थात अजंता के समान अन्य गुप्त काल की जो गुफा मानी वो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बाघ की धार। जहाँ में दोस्तों अजंता की गुफाओं का जो विषय माना जाता है वो धार्मिक विषय माना जाता है। इनके जो चित्र बने हुए धार्मिक से संबंधित, और इसमें जो बाघ में जो चित्र बने हुए दोस्तों वो बने हैं मानव सभ्यता के ऊपर, अर्थात मानव के ऊपर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया, अर्थात गुप्त वंश ने किस शासन में अवधि या किस में शासन किया, उसका जो समय काल है वो कितना कौन सा है आपको बताना है। ए 319 से 500 ईस्वी के मध्य, बी 319 से 324 ईस्वी के मध्य, सी 325 से 375 ईस्वी, डी 566 से 597 ईस्वी। आपको दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 319 से 500 ईस्वी भी माना है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, ऑप्शन दे रखा ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, डी हर्षवर्धन काल में। आपको इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है दोस्तों है गुप्त काल। बाल विवाह की जो प्रथा प्रारंभ हुई वो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए,
ऑप्शन दे रखा है ए कुषाण काल में, बी गुप्त काल में, सी मौर्य काल में, डी हिंद यवन काल में। तो आपको दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो गुप्त काल। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में ऑप्शन दे रखा ए भगवत गीता, बी अभिज्ञान शाकुंतलम, सी कुमार संभव, डी कामसूत्र। आपको इसको दोस्तों सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दोस्तों किसके द्वारा रचित है? कालिदास द्वारा, और ये कालिदास का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन दे रखा ए भीतर गांव के लेख से, बी विलसद अभिलेख सस्तंभ लेख से, सी एरण अभिलेख से, डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह एरण अभिलेख से, और एरण अभिलेख किसका है दोस्तों? भानुगुप्त का। एरण अभिलेख में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है निम्न गुप्त शासकों के काल क्रमानुसार सजाइए, अर्थात सर्वप्रथम कौन सा राजा हुआ, उसके बाद कौन सा राजा हुआ, इसका कालक्रम सजाना है। ऑप्शन में दे रखा है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोत्कच गुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी, अर्थात जो सबसे पहले राजा थे वो थे चंद्रगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर स्कंदगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर दोस्तों यहाँ पे वापस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। पहले है श्रीगुप्त होगा, फिर उसके बाद होगा घटोत्कच, फिर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, फिर होगा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद में आएगा स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में आएगा स्कंदगुप्त आएगा। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? गुप्तकालीन में जो सर्वाधिक सिक्के मिले वो कहाँ से मिले? ऑप्शन में दे रखा ए बयाना भरतपुर, बी देवगढ़ झांसी, सी भूमरा मध्य प्रदेश, डी तिगवा मध्य प्रदेश। आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बयाना भरतपुर में गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के मिले हैं। अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? अर्थात किस गुप्त शासक के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इस वजह से उसको संस्थापक माना जाता है। आपके ऑप्शन दे रखा है ए कुमारगुप्त प्रथम, बी स्कंदगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त। आपको इसका सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों कुमारगुप्त के बारे में अगर कुछ जानकारी रखें तो कुमारगुप्त की जो उपाधियाँ हैं वो दोस्तों महेंद्रादित्य हैं, महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, और इनके जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो विलसड स्तंभ लेख से मिलती है, विलसड अभिलेख या स्तंभ लेख से मिलती हैं। और इनके जो सुशासित शासन व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है वो मंसूर अभिलेख में मिलता है, मंदसौर अभिलेख में। और मंसूर अभिलेख के जो रचनाकार माने जा रहे हैं वो माना जाता है वत्सभट्टी को, वत्सभट्टी। अगला प्रश्न है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? अर्थात गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार होता है निम्नलिखित किसके कारण से उसका पतन हुआ था? तो दोस्तों उसका आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं ताम्रलिप्ति, बी बड़ौच, सी कल्याण, डी कमनई। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर माना है वो है ताम्रलिप्ति के कारण गुप्त काल के उत्तर भारतीय जो व्यापार था वो पतन का कारण माना जाता है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। गुप्त काल में जो चांदी के जो सिक्के थे उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ए रूपक, बी कारशापण, सी दिनार, डी पण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए रूपक।
चांदी के सिक्कों को रुपये कहा जाता है, तो दोस्तों सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता है। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम 2015 में रीट में पूछा गया था कि गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा था दिनार, सही माना था। और ये पण है, एक मौर्य काल में से संबंधित था। और काशापण जो सिक्का होता है दोस्तों, वो चांदी, सोना, तांबा, सीसा, इन सभी धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसे काशापण सिक्के के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित करना है। सूची 1 में दे रखा है विशाख दत्त, और सूची 1 और 2 में देखना विशाख दत्त द्वारा जो है, विशाख दत्त ने दोस्तों नाटक रचे थे, और वराहमिहिर थे, इन्होंने खगोल विज्ञान या गणित से संबंधित थे। चरक थे जो चिकित्सा से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त थे वो गणित विज्ञान से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला, साहित्य का महान केंद्र माना है। ऑप्शन दे रखा ए धारवाड़, बी वाराणसी, सी उज्जैन, डी विदिशा। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर माना है वो है उज्जैन। उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था। अगला प्रश्न है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो दोस्तों कालिदास की जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कृति है वो दोस्तों क्या माना है? अभिज्ञान शाकुंतलम को माना है, जो हमने अभी बात डिस्कस की थी इस बात को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? अर्थात दशमलव प्रणाली का जो आविष्कार वह किस युग में हुआ? ऑप्शन दे रखा ए कुषाण युग, बी गुप्त युग, सी मौर्य युग, डी वर्धन युग। तो इसका सही आंसर जो है आपको वो बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है गुप्त युग, क्योंकि गुप्त युग में ही आर्यभट्ट द्वारा शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? अर्थात गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं माना है। ए देखा स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, बी हुनों का आक्रमण, सी प्रांतीय शासकों का विद्रोह, या डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये दोस्तों इसका कारण नहीं माना, क्योंकि स्कंदगुप्त के बाद जो केंद्रीय शक्ति की वो दुर्बलता हो गई थी, और हुनों को आक्रमण भी हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में, और प्रांतीय शासकों का अंतिम समय में विद्रोह हो गया था, आपस में लड़ झगड़ रहे थे। इस कारण से गुप्त वंश का पतन का कारण माना है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? दोस्तों इसके बारे में हमने पार्ट 1 में गुप्त काल से संबंधित डिस्कस किए थे, और आपको इसमें बताना है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर आकृति अंकित करे वह शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इस वजह से इन्हें अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया था। दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में और भी जो जानकारी है वो है कि इसकी जो उपाधि हम बात करें तो इसकी जो उपाधि है वो व्याघ्र पराक्रमांक और पराक्रमांक, कविराज, और दोस्तों इसने दक्षिणापथ में 12 राज्यों के शासकों को पराजित किया था, और उन्होंने जो अपने वहाँ पे नीति अपनाई थी उसका नीति का नाम था ग्रहण मोक्षा अनुग्रह। अर्थात पहले राजा को जीतना, फिर उनको माफ करना, और फिर अनुग्रह, उनको छोड़ देना राजाओं को, उनको जीते हुए किलों को वापस छोड़ना मोक्ष कहलाता था, अनुग्रह कहलाता था। और उत्तरापद में जो आर्यावर्त के 9 शासकों को उन्होंने पराजित किया था, वहाँ पे उन्होंने जो नीति अपनाई थी वो थी प्रसवोद्धरण। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन दे रखा ए आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी ब्रह्मगुप्त, डी धन्वंतरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था।
अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है ए खगोल शास्त्र से, बी गणित से, सी चिकित्सा से, डी धातु विज्ञान से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चिकित्सा से नवनीतकम का संबंध माना है। अगला प्रश्न है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन दे रखा है ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रामगुप्त। रामगुप्त द्वारा सर्वप्रथम तांबे के सिक्के जारी करवाए गए थे। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में शासक दे रखे, सूची 2 में अभिलेख दे रखे कि कौन से शासक के समय कौन सा अभिलेख था। यहाँ पे दोस्तों ये दे रखा है, समुद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्रयाग प्रशस्ति था, जिसके लेखक या रचयिता कौन थे? हरिसेन। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय महरौली स्तंभ लौह स्तंभ लेख था। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख था और बुद्धगुप्त प्रथम के पहाड़पुर स्तंभ लेख ताम्रपत्र माना है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, जिसमें प्रथम सूची में मुद्रा के प्रकार, दूसरे में शासक, अर्थात कुमार देवी के प्रकार के जो मुद्राएं थे वो कौन से शासक ने चलाई थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और बी वीणा वादन प्रकार के समुद्रगुप्त ने चलाई थी और चक्र विक्रम प्रकार के चंद्रगुप्त द्वितीय ने और कार्तिकेय प्रकार के कुमारगुप्त प्रथम ने चलाई थी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना, जिसमें शासक और उनकी उपाधि दे रखी है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रम, अर्थात दोस्तों ध्यान देखना, पराक्रम जो शब्द आए तो वहां पे अधिकतर पराक्रम शब्द से संबंधित जो उपाधियां होगी वो समुद्रगुप्त की होगी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी और स्कंदगुप्त ने शक्रोपम की उपाधि धारण की थी। उन्होंने शक्रों के ऊपर अपनी विजय प्राप्त की थी, इसीलिए उनको शक्रोपम कहा गया है। और ये दोस्तों कौन से अभिलेख में कहा गया? कोहम स्तंभ लेख में, कोहम स्तंभ लेख में कहा गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक और सूची 2 में उनकी पत्नियां दे रखी, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी है वो कुमार देवी लक्ष्मी है, रामगुप्त की ध्रुव देवी, सी समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की थी प्रभावती गुप्त। दोस्तों यहाँ पे द्वितीय है, यहाँ पे तृतीय नहीं है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? दक्षिणापथ में ऑप्शन दे रखा ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका आपको सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है समुद्रगुप्त ने ही दक्षिणापथ पे 12 राज्यों पर अपनी विजय की प्राप्त की थी, धर्म विजय। और वहाँ पे उसने जो नीति अपनाई थी वो है ग्रहण मोक्षा अनुग्रह, जिसमें ग्रहण करता राजाओं पर विजय प्राप्त करना, फिर राजाओं को छोड़ देना मोक्ष कहलाता, और राजाओं द्वारा के जो राज्य थे जीते गए वो वापस उनको दे देना अनुग्रह कहलाता था। अगला प्रश्न है, सर्व राजोचिता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसके ऑप्शन दे रखे चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों है समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह को पराजित कर और उसकी हत्या कर शासकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था? ऑप्शन दे रखा ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाकार दे रखे, सूची में उनकी रचना, जैसे आर्यभट्ट प्रथम की जो रचना है आर्यभट्टी थी, धन्वंतरी की नवनीतकम जिसमें चिकित्सा संबंधी वर्णन किया गया और आर्यभट्ट में गणित से संबंधित वर्णन है, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत ब्रह्मगुप्त की है और ब्रह्मवीर की पंच सिद्धांतिका। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो सुदर्शन झील का जो दूसरी बार मरम्मत करवाई थी दोस्तों वो किसने कराई थी? स्कंदगुप्त ने।
और किसके निर्देशन में करवाई थी? सौराष्ट्र का जो गवर्नर था जिसका नाम था पर्णदत्त, और पर्णदत्त का पुत्र था जिसका नाम था चक्रपालित, उसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया? स्कंदगुप्त ने। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन दे रखा है, सूची 2 में प्रशासक दे रखा है। जैसे भुक्ति, भुक्ति को प्रांत कहा जाता है, जिसके जो प्रशासक कहलाते वो ऊपरी कहलाते थे। और बी दे रखा विषय, जिसे जिला कहते हैं, जिसे विषयपति होता था प्रशासक। नगर का नगरपति, और ग्राम का ग्रामिक कहलाता था। और ये ग्राम सबसे छोटी इकाई मानी जाती उस समय में प्रशासन की। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री, महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सी विनय स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, या डी महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों महाअश्वपति। अश्व का अर्थ जो घोड़े का होता है, यहाँ पे गज दे रखा है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर नहीं है वो है महाअश्वपति, गज सेना का अध्यक्ष। ये सही सम्मिलित नहीं है। महासंधि विग्रह को युद्ध व शांति का मंत्री कहा जाता है। महादंड नायक को सेना का सर्वोच्च अधिकारी या न्यायाधीश भी कहा जाता था। और विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी था। और महाअश्वपति गज सेना का अध्यक्ष नहीं माना जाता था। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 में सूची 2 को। क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि को निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि को जंगली भूमि जिस पर खेती न की जाती हो, खिल भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, खिल भूमि। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर बताना है आपको दोस्तों। ए प्रयाग प्रसिद्धि, बी किरीटार्जुनीयम भारवी, 10 कुमार चरित दंडिन, डी मृच्छकटिकम शूद्रक। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों आपको बताना है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति। ये प्रयाग प्रसिद्धि दोस्तों हरिशरण द्वारा रची गई है। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? वाग्भट अष्टांग हृदय, बी कामांधक नीतिसार, सी विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, डी भर्तहरि मेघदूतम। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो भर्तहरि। भर्तहरि द्वारा मेघदूत नहीं रची गई। मेघदूत जो रचनाकार है वो है कालिदास है। और भर्तहरि द्वारा नीति शतक की रचना की गई है, जिन्होंने 3 रचना, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 को। श्रेष्ठी को साहूकार कहा जाता था उस समय में, और सार्थवाह को व्यापारी कहा जाता था, कुल्ली को शिल्पी या कारीगर, और डी को कायस्थ या लेखक। ये चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था। ऑप्शन दे रखा ए गुप्त, बी हुण, सी कुषाण, डी मोखरी। इसका जो सही आंसर दोस्तों आपको बताना है वो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हुण। हुण जो था शासन, उस वक्त का जो शासक था वो था मिहिर कुल। अगला प्रश्न है, कन्नौज का सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले कौन थे? कन्नौज के सर्वप्रथम महता मतलब कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाले, सबसे पहले प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन दे रखा ए मौर्य, बी गुप्त, सी मोखरी, डी कुषाण। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मोखरी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। और विक्रमादित्य की उपाधि किसने प्राप्त की थी दोस्तों? इसका आंसर बताना है आपको। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और दोस्तों वो किस कारण की थी? शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में।
दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा रोज़ाना मिलता रहे। धन्यवाद।